हमारा टारगेट है कि मोदी बूथ बनेंगे, 64,523 बूथों पर मोदी बूथ के संकल्प के साथ मैदान में उतरे, हर बूथ पर हम जीतेंगे। एक आखिरी सवाल, चाहे 2014 का चुनाव हो, 19 का हो, एक सीट जो है बीजेपी हमेशा मध्य प्रदेश में चुक जाती है, वो है छिंदवाड़ा। आप इस बार छिंदवाड़ा में रिकॉर्ड बनेगा, हर बूथ पर जीतेंगे। 29 लोकसभा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हमसे बातचीत कर रहे थे और दावा कर रहे हैं कि इस बार प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीत दर्ज करेगी। साथ ही साथ एक सीट जो सबसे कठिन मानी जाती है मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए, वो है छिंदवाड़ा, कमलनाथ का गढ़। 2014 और 19 में बीजेपी को यहां से हार मिली थी, मगर 2024 में वी डी शर्मा दावा कर रहे हैं कि परिणाम जरूर बदलेंगे। तो देखिए शुभम, हमारे संवाददाता इस वक्त जो जानकारी दे रहे हैं वो बड़ा अहम है। वी डी शर्मा तो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार सारी की सारी सीटें जीतेंगे। छिंदवाड़ा, जहां से नकुल नाथ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो सीट जो है उस पर खासा जोर नजर आ रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का दावे उसको लेकर भी जीत के किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, अब हम आपको बताते हैं बीजेपी के लिए जो बहुत मजबूत सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है। 2009, 2014 और 2019 के नतीजों को एनालाइज करने के बाद यह जानकारी सामने आती है कि 95 सीटें बीजेपी के लिए बहुत मजबूत हैं, जिनमें इन तीनों ही चुनावी सालों में जीत हासिल हुई बीजेपी को। और देखिए 173 सीट ऐसी हैं जिन पर बीजेपी मजबूत है, अच्छी स्थिति में है। और ये जो हम आपको आंकड़े बता रहे हैं वो 2009, 14 और 19 के चुनावी नतीजों के हिसाब से, क्योंकि यहां पर 2 बार जीत हासिल की है। अगर 3 चुनावों के हिसाब से देखें, 2 बार इन सीटों पर जीत हासिल की है बीजेपी ने। और बीजेपी के लिए जो वीकनेस है यानी कमजोर सीट है वो है 76। 2009, 2014, 2019 एक बार यहां से जीत हासिल की है, तो इसीलिए यहां पर फोकस ज्यादा होगा बीजेपी के लिए। तो यह आंकड़ा हम आपको तीनों चुनावों का बता रहे हैं 2009 से लेकर। लेकिन यह बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है, 199 सीटें ऐसी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कमजोर सीटों की श्रेणी में रखी जा सकती हैं। 2009, 14 और 19 तीनों लोकसभा चुनावों में लगातार इन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। और बीजेपी के लिए इस बार अगर वो 400 पार और 370 के आंकड़े तक पहुंचने के दावे हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती ये 199 सीटें होंगी, जहां पर बीजेपी के लिए बहुत कमजोर स्थिति नजर आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे खेमे की बात करते हैं। कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत जो सीट है वो 17 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस का ये स्ट्रेंथ सीटें मानी जाती हैं। 2009, 2014 और 2019 में इन्हीं 17 सीटों पर जीत हासिल की है। बहुत मजबूत आंकड़ा बताया जा रहा है कांग्रेस के लिए, जो फॉर श्योर है कि कांग्रेस यहां से जीतती ही है। इसके अलावा 34 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के लिए मजबूत सीटें हैं, जिसमें 2 बार जीते हैं तीनों चुनावों को लेकर, 2009, 2014 और 2019 को लेकर। तो ये वो सीटें हो गई जहां पर कांग्रेस ठीक ठाक कर रही है इन 3 चुनाव में। लेकिन अब बात करते हैं कमजोर सीटों की। 183 ऐसी सीटें हैं जहां पर एक बार जीत हासिल हुई, यानी 3 चुनाव के आंकड़ों को मिलाकर हमने देखा सिर्फ एक बार ही कांग्रेस यहां से जीती है। तो यहां एक टफ चैलेंज होगा कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, लेकिन आप देखिए बेहद कमजोर सीटों पर जब हम देखते हैं, नजर डालते हैं, तो उसका आंकड़ा कितना बड़ा है। यानी ये आंकड़ा जितना बड़ा है उतनी ही चुनौती बड़ी है कांग्रेस पार्टी के लिए। 309 सीटें कांग्रेस के लिए बेहद कमजोर की श्रेणी में है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों में यहां पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्ला जी, ये जो चुनौती है, चैलेंज है, वो इंडिया गठबंधन के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने और बड़ा नजर आता है जब हम कमजोर सीटों का और मजबूत सीटों का आकलन, एक एनालिसिस करते हैं। इंडिया गठबंधन वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर इस बार सरकार को, एनडीए को घेरने की कोशिश करेगा, जिसका कुछ फायदा आप इन चुनावों में होते देख रहे हैं इंडिया गठबंधन के मद्देनजर? देखिए, इंडिया गठबंधन के कुछ मुद्दे तो सरकार जो उठाए जा रहे हैं राहुल गांधी द्वारा, जैसे ओबीसी का मुद्दा है, दलितों का मुद्दा है, उसमें वो तो सरकार पूरा किए जा रही है। जिस तरह मुख्यमंत्रियों का हेरफेर और नेताओं का हेरफेर किया जा रहा है, यानी ओबीसी नेताओं को लाया जा रहा है, तो उससे लगता है कि ये मामला तो ज्यादा नहीं बैठेगा। लेकिन बेरोजगारी है, महंगाई है, इसका असर जरूर पड़ेगा। भले कहा जाए कि महंगाई की दर, थोक महंगाई की दर कुछ घटी है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है? जल्दी से मैं फिर अपने एक और सहयोगी के पास जाऊंगा। बेरोजगारी और महंगाई
दो चीजें ऐसी हैं। बेरोजगारी और महंगाई आपने कहा, बड़ी बात कही आपने जयशंकर सर। मैं जल्दी से राजीव के पास चलूंगी जो कि मुंबई से इस वक्त हैं। महाराष्ट्र में एक तरह से एनडीए ने तो अपनी जो सीट शेयरिंग है उस पर बात बना ली है, लेकिन इंडिया गठबंधन अभी भी थोड़ा उलझा हुआ है। क्या लगता है राजीव, क्योंकि अब कल चुनावी तारीखों का ऐलान होना है, ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए एक माथापच्ची शुरू हो जाएगी? देखिए, एमबीए में तो माथापच्ची पिछले 2 से 3 महीनों से लगातार चल रही है। लगभग 10 बैठकें एमबीए की हो चुकी है और पिछले 3 बार से ये कहा जा रहा है कि ये आखिरी बैठक है, इसके बाद में एमबीए की बैठक नहीं होगी। सीट शेयरिंग जो है उसका फॉर्मूला बता दिया जाएगा, जग जाहिर किया जाएगा, लेकिन ना तो बैठकों का दौर खत्म हो रहा है, ना ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बाहर आ पा रहा है। और यहाँ अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में अंदर एक अंडरस्टैंडिंग जरूर है, क्योंकि बीजेपी ने अपने 20 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और आज शाम को एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना भी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 5 से 6 उम्मीदवार अपने घोषित कर सकती है। चूंकि अगर सीटों के लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, 48 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी और उनके साथी दलों ने जो टारगेट रखा है वो 45 प्लस का रखा है। ऐसे में उनकी कोशिश यही है कि समय रहते जो है अब लोगों से बातचीत करके जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए। हालांकि उनका ये दावा किया जा रहा है कि भले उन्होंने पब्लिकली जाहिर नहीं किया है, लेकिन ये जानकारी जरूर सूत्रों के हवाले से सामने आई है। राजीव, लेकिन एक सवाल है महाविकास आघाड़ी और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर कि कमजोर और डिवाइडेड जो शिवसेना है, एनसीपी है और कांग्रेस भी कुछ हद तक, क्योंकि बड़े नेता तो इधर आते नजर आ रहे हैं अभी हाल फिलहाल के दिनों में, कितनी बड़ी चुनौती महाविकास आघाड़ी पेश कर सकती है इस चुनाव में, तब जबकि पार्टी टूट चुकी है, नेता बड़े छोड़ चुके हैं दल को? देखिए, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर महाविकास आघाड़ी जो है थोड़ा बहुत जो है एक टक्कर देते हुए नजर आ सकती है। हालांकि उत्तर महाराष्ट्र में जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा दाखिल हुई थी उसके दूसरे ही दिन वहां से 3 बार के विधायक और मंत्री रहे पद्माकर वल्लवी उसी दिन आकर बीजेपी दफ्तर में बैठ गए और अगले दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से अशोक चौहान हो, मिलिंद देवड़ा हो, बाबा सिद्दीकी हो, तमाम ऐसे नेता जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर एक हफ्ते के अंतराल में जाते रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर। लेकिन अगर पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो चूंकि पश्चिम महाराष्ट्र जो है एनसीपी का गढ़ रहा है, शरद पवार का एक छत्र राज्य कहीं ना कहीं इन इलाकों में नजर आता रहा है, लेकिन अजीत पवार इस एक छत्र राज्य को, शरद पवार के उस किले को कितना भेद पाएंगे, चूंकि पार्टी बिल्कुल महाराष्ट्र की सियासत में निश्चित तौर पर बहुत कुछ बदला है राजीव, इसलिए महाराष्ट्र में इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, शरद पवार की पार्टी टूटी और दोनों के एक खेमे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं, एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए वहां पर मुकाबला दिलचस्प होगा। लेकिन लोकसभा चुनावों को लेकर अभी तक की अपडेट अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यही है कि तारीखों का ऐलान कब, यह सवाल हर किसी के जहन में था, इसका जवाब मिल गया है कल दोपहर 3 बजे। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। कितने चरणों में चुनाव, यह दूसरा बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में था। 6 से 7 चरणों में मतदान संभव है। पिछली बार 7 चरणों में कराए गए थे 2019 में लोकसभा चुनाव। पहले चरण का चुनाव जो है वो 18 से 20 अप्रैल के बीच में कराया जा सकता है, मुमकिन नजर आ रहा है, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। इसके अलावा नतीजे कब आएंगे, यानी ये कब पता चलेगा कि केंद्र में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। मई के आखिरी हफ्ते में नतीजे हमारे सामने होंगे लोकसभा चुनावों के। नामांकन और प्रचार के लिए 30 से 32 दिन का वक्त तमाम कैंडिडेट्स को मिलेगा, अलग अलग पार्टियों को मिलेगा। तो ये अब तक की जो बड़ी अपडेट्स हैं वो हमने आपके सामने रखी। और 2019 लोकसभा चुनाव में 14 सीटें ऐसी थी जहां जीतने और हारने वाले उम्मीदवार के बीच वोटों का अंतर 5000 से भी कम था। 16 सीट पर हार जीत के बीच सिर्फ 5000 से 10000 वोटों का फर्क था, जबकि 16 सीटों पर हार जीत का वोट मार्जिन 10000 से 15000 के बीच था। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि वोट मार्जिन क्या था, और इसमें 5000 से जो कम था वो 14, 5000 से 10000 के बीच था वो 16, और 10000 से 15000 के बीच था वो 16 था। तो ये एक आंकड़ा है जिसमें वोटों का अंतर बहुत कम था।
बिल्कुल, देखिए ये सारी सीटें हैं जिस पर एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही मजबूत चुनौती रही, जबरदस्त फाइट देखने को मिली है। वो आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे थे। अब देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लोकसभा चुनाव 2019 और 2009 के जो नतीजे रहे हैं उसमें क्या स्थिति रही थी। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बात करते हैं तो देखिए, बीजेपी को 116 वोट मिले, 116 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 206 सीट्स मिली थी। तो इस तरीके से ये अंतर जो है 2009 में काफी बड़ा था बीजेपी और कांग्रेस के बीच। 2014 की बात करें तो स्थितियां यहां पर बदलती हैं। नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है, बीजेपी 282 सीटों पर अकेले जीत दर्ज करती है और कांग्रेस देखिए सिमटकर 44 सीटों पर रह जाती है, यानी कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान होता है। और अब 2019 की बात करें तो यहां पर यह मार्जिन और बढ़ता है, यहां पर बीजेपी 303 सीटें जीतती है। हालांकि कांग्रेस कुछ जरूर रिकवर करती है, लेकिन यह बहुत कोई उत्साहजनक आंकड़े कांग्रेस के लिए नहीं रहे। इसलिए कहा जा रहा है कि 2024 में क्या यह तस्वीर इंडिया गठबंधन के सहारे कांग्रेस भी बदल पाएगी। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, बड़ा सवाल तो यही है कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत नहीं नजर आ रही। अकेले कांग्रेस की बात करें, इंडिया गठबंधन जो भी बना है, जिस तरीके का गठबंधन हुआ है, क्या उससे कुछ उम्मीद कांग्रेस को है कि बीजेपी जिस टारगेट की बात कर रही है उससे कहीं पीछे रोक दे बीजेपी को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को कुछ फायदा हो? 44, 55 उससे आगे निकले कांग्रेस? देखिए, अभी तक की जो तैयारियां हैं कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन की, उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता। इंडिया गठबंधन बनाने की शुरुआत बड़े ही तामझाम से हुई थी और जिस तरह से आपने देखा था कि नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी, उन्होंने ये आइडिया दिया था, उसका सभी दलों की बैठक हुई थी। लेकिन उसके बाद से जो इसके मुख्य ऑर्गेनाइजर्स हैं नीतीश कुमार, वो अलग हो चुके हैं, वो एनडीए के साथ आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आप देखिए महबूबा मुफ्ती अलग लड़ रही है, वहाँ फारूक अब्दुल्ला की पार्टी अलग लड़ रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के साथ उनका टाई अप सिर्फ पंजाब और यहाँ दिल्ली के लिए हुआ है। इसके अलावा बाकी जगह आम आदमी पार्टी खुद अलग लड़ रही है। तो ऐसे में अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो सीटें हैं इंडिया गठबंधन की या कांग्रेस की वो बढ़ा पाएंगे। वहीं दूसरी तो अगर हम कंपेयर करें तो चूंकि बीजेपी सत्ता में, इसके अलावा सत्ता में होने के बावजूद भी जिस तरह से बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं उनके सामने इंडिया गठबंधन कहीं फिलहाल आज की स्थिति में नहीं खड़ी होती हुई नजर आ रही है। और जो आपने पहले इतना बड़ा टारगेट दे दिया बीजेपी के लिए 370 का और 400 का टारगेट, बिल्कुल ये टारगेट बार बार दोहराया जा रहा है। आनंद, मैं आपको रोक रही हूँ, मैं आऊंगी आपके पास। ये टारगेट बार बार दोहराया जा रहा है, 370 बीजेपी के लिए और 400 प्लस एनडीए के लिए बार बार कहा जा रहा है, हर मंच से कहा जा रहा है। और चुनाव होने वाले हैं और इस बार बीजेपी 400 पार का दावा लगातार कर रही है। आपको सुनाते हैं टीवी 9 सत्ता सम्मेलन में 400 प्लस के मिशन पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा था। अब चुनावों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने 370 सीटों का लक्ष्य दिया है। अमित शाह जी का क्या लक्ष्य है? देखिए, मेरा कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं होता। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने लक्ष्य रखा है और जनता को विनती करी है कि हमें 370 सीट देकर 400 पार कराइए एनडीए को। ये नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है और हम सब इसी लक्ष्य के अंदर आते हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि बहुत से राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि बीजेपी ने अपनी मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो ले ली हैं, खासकर उत्तर भारत में, और उन्हीं लोगों का ये एनालिसिस होता है कि दक्षिण भारत में शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं होगा सीटों में। कहाँ से सीटें आएंगी? यही पंडित कहते थे ईस्ट में बीजेपी नहीं है। आज पूरा ईस्ट बीजेपी से भरा हुआ है। अगर हम पंडितों की सुनते के तो 2 के 2 रहते, हम 2 से 300 पार गए पंडितों को मालूम ही नहीं पड़ा कहां से करा है भाई। पूरा आसाम जीत लिया, अरुणाचल जीत लिया, मिजोरम, अपना मणिपुर जीत लिया, बंगाल में आधे हो गए, उड़ीसा जीत लिया, तेलंगाना में पहुंच गए। कौन पंडित आकलन करता था? कोई नहीं करता था। जब देश को हमारी पार्टी के नेता पर विश्वास है तो देश एक है, हर जगह से वोट मिलेगा, हर जगह से सीट मिलेगी और हम 400 पार कर तीसरी बार लगातार 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो देखिए, 400 पार के दावे लगातार एनडीए के खेमे से किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन इस दावे को हवाई बता रहा है, लेकिन अपना आंकड़ा बता भी नहीं रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे अपने तमाम सहयोगियों का, तमाम संवाददाताओं का जो देश के अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी डिटेल्स हमें दी। और निश्चित तौर पर कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप सबकी नजरें हैं जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा।